हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का अभी जो है प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का। इसमें हम लोग आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और 66वीं मेंस मुख्य परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। और आगामी जो बीपीएससी का सीडीपीओ परीक्षा होने वाली है और अन्य जेपीएससी पीसीएस जो अन्य पीसीएस जैसे कि जेपीएससी वगैरह और यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए, आज अप्रैल महीना का हम लोग करंट अफेयर्स देख चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में जो है मई से शुरुआत करेंगे। मई का कुल 3 वीडियो होगा, है ना। तो ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है कि मई 2021 प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो मई प्रतियोगिता दर्पण है तो इसका मतलब इसमें जो कंटेंट होगा मार्च तक का होगा, है ना। जो प्रतियोगिता दर्पण का अपना एक ढर्रा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ये अमृत महोत्सव क्या है इसको देखिए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 75 सप्ताह के लिए जो है अमृत महोत्सव मनाए जाने के शुभारंभ की गई। 12 मार्च से शुभारंभ हुआ और कौन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया @75 के नाम से यह जो है अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। और ये कब तक चलेगा तो 15 अगस्त 2023 तक चलता रहेगा निरंतर, ठीक है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का भारत सरकार की यह जो है पहल है। नेक्स्ट है इंडिया @75 के नाम से 15 अगस्त 2023 तक जो है मनाया जाएगा। ये तो समझ गए। तो मोदी जी ने 12 मार्च को इसकी जो है साबरमती आश्रम से पद यात्रा निकला था, उसको हरी झंडी दिखाई और वहाँ के जो है जनसभा को जो है ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन भी किया। इन संबोधन में उन्होंने 5 स्तंभ पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के विषय में याद किया जाए और स्वतंत्रता संग्राम के विषय में चर्चा किया जाए जो है इस महोत्सव के दौरान 75 सप्ताह के दौरान, ठीक है। और उन्होंने यह भी कही कि 75 पर विचार आइडियाज़ @75 ये भी जो इस पर भी फोकस करने के लिए उन्होंने इस आह्वान किया। 75 पर उपलब्धियां मतलब क्या है कि 75 पर उपलब्धियां का मतलब है कि 75 वर्ष पूर्ण होने पर, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर क्या क्या अचीवमेंट रही उस पर भी चर्चा करने के लिए जो है उन्होंने बात कही। 75 पर कार्यवाहियाँ, क्या क्या कार्यवाहियाँ हुई एक्शन @75 पर भी उन्होंने कुछ बात कही। उसके बाद जो है 75 पर संकल्प रिजॉल्व @75 ये बात उन्होंने कही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे चरखा अभियान को भी चलाया, ठीक है। लोगों से आह्वान किया, ठीक है। तो ये वोकल फॉर लोकल मतलब स्वदेशी को ज़्यादा महत्व देने के लिए लोगों से आह्वान किया, ठीक। तो ये चीज़ है आज़ादी के अमृत महोत्सव, ठीक है। ये 2023 तक 15 अगस्त 2023 तक चलता रहेगा। अगला टॉपिक है देखिए, अगला टॉपिक है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के नाम से एक कैंपेनिंग भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि 22 मार्च 2021 को जो है यह इस पहल की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, है ना। ये जो पहल है, ये जो कैंपेनिंग है, ये चलेगा 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इसमें क्या है कि जल संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि वर्षा की जल जो होती है वो ज़्यादातर वर्षा का जल बर्बाद हो जाता है। तो वर्षा के एक एक बूंद को बर्बाद होने से बचाना है और उसको संजोए रखना है, संरक्षित रखना है, ताकि पेयजल की कमी ना हो और सिंचाई की भी कमी ना हो। इसके लिए उन्होंने ये कहा, लोगों से आह्वान किया और सरकारों से भी आह्वान किया जो है कि वर्षा की बूंदों को सहेजते हुए जो है जल का संरक्षण करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा का जल का अधिक हिस्सा बर्बाद हो जाता है, इसलिए उसे बचाना और उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। भूमिगत जल पर निर्भरता घटेगी, इससे क्या होगा लाभ, तो भूमिगत जल पर जो हम दोहन करके जो जल का उपयोग करते हैं उस पर निर्भरता घटेगी और जल संकट की चुनौतियों से भी निपटा जा सकेगा। पेयजल की जो संकट है उससे जो निजात पाया जा सकेगा और सिंचाई की जो है वर्ष भर जो सिंचाई की जो किल्लत होती है उससे भी निजात जो है मिल सकेगा।
तो इसके लिए उन्होंने ये कही कि तैयारी क्या करना है, तो उन्होंने ये कहा है कि वर्षा जैसे मानसून आती है तो मानसून से 100 दिन पहले नहरों, कुओं, तालाबों की साफ़ सफाई करनी होगी और उसकी क्षमता, नहरों, कुओं, तालाबों आदि की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि वर्षा का जल उसमें आकर के एकत्र हो सके और जो है वर्षा सीजन समाप्त होने के बाद उस जल का समुचित प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह का जो है यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन के नाम से चलाने का संकल्प लिया और इस अभियान में जो है जन सहभागिता को भी अति आवश्यक बताया। कहा कि बिना जन सहभागिता का कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जन सहभागिता मतलब जनता से भी अपील की कि आप लोगों को भी अपने स्तर से काम करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को जल शपथ लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही प्रधानमंत्री ने कि जल शपथ लेनी चाहिए और जल का न्याय संगत तरीके से उपयोग करने चाहिए। न्याय संगत तरीके से मतलब ये है कि जहाँ पर आपको जो है 100 लीटर पानी से काम चल सकता है तो वहाँ 200 लीटर पानी की खपत करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो जल शपथ का जो है एक टर्म है, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और यूपी सरकार के बीच समझौता। देखिए ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो है केन नदी और बेतवा नदी, केन नदी मध्य प्रदेश में बहती है और बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है और ये दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी आप जानते हैं। तो ये केन और बेतवा को जो है एक नहर के माध्यम से जो है लिंक कर दिया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का जो है ये अटल बिहारी के सपना पर आधारित है। अटल बिहारी जी ने इस लिंक परियोजना का की जो है सपना देखा था उन्होंने और उस हालांकि वो पूरा नहीं हो सका था, तो तब से जो है ये पहल जारी था, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पाया था मध्य प्रदेश और यूपी के सरकारों के बीच में। तो ये 22 मार्च 2021 को ये तालमेल बैठ गया और सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया। इस सहमति ज्ञापन पर क्या हस्ताक्षर हुआ, तो 3 लोग इस पर हस्ताक्षर किए। एक जो है मान लीजिए एक यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है, ये 3 लोग के हस्ताक्षर से ये अब इसको हरी झंडी मिल गई। अब इस परियोजना पर काम होने लगा है। अब इस जो बेतवा लिंक परियोजना है, इस परियोजना में क्या होना है कि लिंक जो है केन बेतवा परियोजना है, केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ दिया जाएगा। इससे जो है बहुत सारा लाभ उस क्षेत्र के जो उस रीजन के जो लोग हैं उनको सिंचाई, पेयजल और कुछ बिजली, कुछ मात्रा में बिजली का भी उत्पादन हो सकेगा। तो इस तरह का कुछ लाभ होने वाला है। इसमें देखिए जो केन के पास जहाँ से वो जो है नहर बनेगा वहाँ जो एक बांध बनाया जाएगा जिसका नाम है दौधन बांध। ठीक है, दौधन बांध केन नदी के को जो है बांध करके दौधन बांध बनाया जाएगा और बेतवा नदी को बांध करके बनाया जाएगा जो है बरवा बांध। ठीक है, यहाँ इधर दौधन बांध, इधर बरवा बांध। ये देख लीजिए, ये जो है अभी आपको हम दिखा देते हैं, एक मिनट। हाँ, अब देखिए ये हम बनाए हैं केन नदी और ये बनाए बेतवा नदी। ये दोनों ही नदी आगे चल करके यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना जो है गंगा में मिल जाती है इस तरह से। तो ये केन और बेतवा नदी को जो है नहर बना करके इसे जोड़ा गया। ये नहर है मान लीजिए, है ना, तो ये नहर है। तो यहाँ पर केन में जो यहाँ पर बांध बनाया गया दौधन बांध, है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है दौधन, और ये बेतवा में जो बांध बनाया गया बरवा बांध। कभी कभी आपको बांध का नाम पूछ लेगा। तो दौधन बांध बना करके और बरवा बांध बना करके बीच में जो है एक लिंक बनाया गया नहर, तो केन की नदी के पानी को बरवा नदी में पहुंचा दिया जाएगा। इससे ये होगा कि ये जो बीच वाला रीजन है, बुंदेलखंड का बहुत सारा हिस्सा पड़ता है इस रीजन में, और कुछ जिला मध्य प्रदेश का और कुछ जिला उत्तर प्रदेश का हिस्सा पड़ता है। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है सिंचाई, वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी और पेयजल का संकट दूर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में बिजली भी उत्पादन हो सकेगा, हाइड्रो पावर प्लांट भी लग जाएगा। तो ये है। तो इसमें से लाभान्वित कौन कौन होंगे? लाभान्वित जो होंगे मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, शिवपुरी, रायसेन, ये सब जिला है मध्य प्रदेश का, ये जिला लाभान्वित होगा। और पूरा बुंदेलखंड जो है इससे लाभान्वित हो जाएगा। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जो है जिला है, इस जिला को लाभ मिलने वाला है। समझ गए? तो ये चीज़ है। और बिजली उत्पादन, अब इसमें सिंचाई होना है तो सिंचाई दोनों राज्य के जिलों को मिला करके कितना सिंचाई होना है, तो
1.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई पूरे वर्ष मिलता रहेगा। देखिए इन क्षेत्र के लोगों को इतना लाभ मिलने वाला है। 62 लाख लोगों को पेयजल जो है मिलता रहेगा। 103 मेगावाट बिजली जो है उत्पादन होगा, हाइड्रो पावर। तो ये केन बेतवा लिंक से ये लाभ है और हरी झंडी मिल गई, उस पर हस्ताक्षर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ये समिट जो है अगले 10 साल के लिए एक भारत सरकार के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और उससे अपने जो है दूसरे देशों को व्यापार में जो है भारत की तरफ जो है आकर्षित करने के लिए इस तरह का जो है अभियान चलाने के लिए जो है एक समिट का आयोजन किया गया। इसमें क्या है कि अगले 10 साल के लिए क्या किया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा जो भी बंदरगाह है उसको जो है आधुनिकता से लैस किया जाएगा। आधुनिकता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और सुविधापूर्ण बनाया जाएगा, ताकि विदेशों के जो व्यापारी हैं वो भारत की तरफ जो है आकर्षित हो सके। इसके लिए जो है ये समिट किया गया। जो है इसका समिट में जो है कुछ विदेशी लोग और कुछ संगठन, कुछ व्यापारिक संगठन भी शामिल हुए। और आयोजन जो हुआ था इस सम्मेलन का, वो सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपको भारत किसके तत्वाधान में हुआ ये देख लीजिए। तो ये आयोजन का जो है जो भारत के पतन पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय पतन पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में हुआ और 2 से 4 मार्च 2021 को वर्चुअल तरीके से हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर एक ई बुक भी लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने। ई बुक भी लॉन्च किया कि उसमें रोड मैप क्या हो, कैसे हम अपने बंदरगाहों को कैसे टेक्नोलॉजी से लेस कर रहे हैं, वरना जो है सुविधापूर्ण बना रहे हैं। इसमें जो है 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में भी मनाया गया। चाबहार दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि चाबहार बंदरगाह है, जानते हैं, इस पर जो है ईरान जो है इस भारत को दिया है। भारत वहाँ पर जो है बहुत ही आधुनिकता से लैस इस बंदरगाह को तैयार कर रहा है। इससे ये होगा कि जो है भारत का जो मध्य एशिया और यूरोप के बीच में पहुँच, व्यापार के क्षेत्र में है ना, पहुँच बढ़ सकेगी, है ना। इसलिए ये हो गया ये टॉपिक। तो ये था आपका मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। अगला नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम मई 2021 के प्रतियोगिता दर्पण का। अगला टॉपिक है PSLV C 51। PSLV C पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट है भारत के द्वारा तैयार किया गया रॉकेट है। PSLV C 51 रॉकेट से ब्राज़ील की अमेजोनिया सैटेलाइट सहित 19 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण PSLV C 51 के जरिए किया गया। और ये जो है भारत का है चूँकि, और इसमें 19 सैटेलाइट भेजा गया। तो इसमें से किसका कितना सैटेलाइट है? तो ब्राज़ील का एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी पर निगरानी रखने वाला सैटेलाइट है, अमेजोनिया नाम का, अमेजोनिया फर्स्ट नाम से। ब्राज़ील का सैटेलाइट को भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो भारत उसके एवज में पैसा लिया है। तो इस तरह का जो है करार न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो का एक वाणिज्यिक उपक्रम है जो कि इस तरह का जो है करार करता है। किसी देश का कुछ उपग्रह को अगर किसी अंतरिक्ष में भेजना हो, या किसी ग्रह पर भेजना हो, या किसी ग्रह के कक्षा में भेजना हो, या अंतरिक्ष में भेजना हो, तो उसके लिए जो है इसरो का एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, NSIL, यही जो है बात करती है, यही उस दिशा में काम करती है। ठीक है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से जो है तय करार के आधार पर ब्राज़ील का जो है अमेजोनिया को जो है इस PSLV C 51 के जरिए जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, प्रक्षेपित किया गया ध्रुवीय कक्षा में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो भी उपग्रह भेजा जाता है वो ध्रुवीय कक्षा में भेजा जाता है। ठीक है, 2 कक्षा होता है, एक ध्रुवीय कक्षा और दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस कक्षा। ध्रुवीय कक्षा जो होता है कम ऊंचाई वाला होता है, अमूमन 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला, और जियो सिंक्रोनस जो कक्षा होता है वो 36,000 किलोमीटर ऊंचा होता है। तो ये पोलर सैटेलाइट था, ध्रुवीय कक्षा में इसको जो है करना था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये ब्राज़ील का। और देखिए ये तो कुल 19 सैटेलाइट भेजा ना, तो एक तो ये हो गया
और इसके साथ ही 18 और भी है, तो 18 कौन कौन सा है देख लीजिए। तो 18 में से 13 जो है अमेरिका का छोटे छोटे उपग्रह है, इसी रॉकेट्स के से भेजा गया। अमेरिका का 13 छोटे छोटे उपग्रह और भारत का अपना 5 उपग्रह इसी रॉकेट्स के से भेजा गया। ठीक है, तो भारत का जो 5 छोटा उपग्रह है उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह है। एक है सिंधु नेत्र नाम का उपग्रह, सिंधु नेत्र नाम का उपग्रह जिसको जो है डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। और सिंधु नेत्र का काम क्या होगा, ये जो उपग्रह है, ये छोटा सा उपग्रह है, इसका काम होगा हिमालय क्षेत्र से लेकर के और भारत के दक्षिण में अगर हिंद महासागर के एरिया तक पर निगरानी रखना। ठीक है, तो ये सिंधु नेत्र का जो है विकास डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिक ने किया है। इसको भी इसी PSLV C-51 के जरिए प्रक्षेपित कर दिया गया साथ ही साथ। और दूसरा जो इसमें 5 भारत के सैटेलाइट में से छोटा छोटा सैटेलाइट में से दूसरा जो महत्वपूर्ण सैटेलाइट था वो था सतीश धवन सैटेलाइट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तो है ही जहाँ से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया। लेकिन एक जो ये स्पेस किड्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा जो है इसको बनाया गया सतीश धवन सैटेलाइट। ये 2 महत्वपूर्ण सैटेलाइट, भारत का 5 सैटेलाइट था, उसमें से 2 महत्वपूर्ण सिंधु नेत्र और सतीश धवन सैटेलाइट को भी साथ ही साथ भेजा गया था। कुल 19 सैटेलाइट को PSLV C-51 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ब्राज़ील का है, अमेजोनिया 1। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये किसका अनुषंगी संगठन है, उपक्रम है। तो इसरो का है ना, इसरो का ये मार्केटिंग देखता है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये देखता है, इसरो के मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। ठीक, ये है। अगला टॉपिक है, देखिए, अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल ही होंगे। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो कि मंत्रिपरिषद होता है ना, को किसी भी कार्यकारी फैसले के लिए उपराज्यपाल का राय लेना आवश्यक हो गया है। अब इस तरह का जो है अधिनियम वो संसद में पारित हो गया है, इसलिए अब वहाँ की जो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसका जो है भूमिका अब घटा दी गई है और उपराज्यपाल की भूमिका को बढ़ा दी गई है। और इसके लिए सरकार ने क्या दलील दिया वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी, क्यों ऐसा किया। तो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पारित हो गया। ये पूरा विधेयक का नाम है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR जिसको कहते हैं, NCR दिल्ली गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल, NCR दिल्ली गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल के नाम से यह बिल पारित हो गया। इसका जो है विपक्षी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है विरोध किया गया, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी के द्वारा इसको जो है संसद में प्रस्तुत किया गया और उस पर जो है पारित भी हो गया। यह दलील क्या दिया, देखिए, इसको लाने का, उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाने का के पीछे दलील क्या है। दलील यह दिया है कि उन्होंने कहा है कि 1991 में जब NCR का गठन हुआ था, दिल्ली NCR बना था, तो उसी समय जो है दिल्ली विधानसभा भी गठित हुआ था। तो 1991 में एक कानून बना था, GNCT एक्ट 1991। GNCT एक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरीज एक्ट 1991। इसी के तहत जो है दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था इसी एक्ट के तहत, और दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने की व्यवस्था की गई थी और दिल्ली को NCR घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे खामियां थी। खामियां इनका कहना है, मतलब केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें खामियां ये थी कि जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। दिल्ली में जो है पुलिस और भूमि और जो है जैसे कि मान लीजिए दिल्ली जो है पहले उपराज्यपाल की शक्ति पुलिस कानून व्यवस्था तथा भूमि संबंधी मामलों तक ही सीमित था। ये पुलिस जो है उपराज्यपाल के अधीन आता था, दिल्ली पुलिस। कानून व्यवस्था भी जो है उपराज्यपाल के अधीन आता था उस एक्ट के तहत, 1991 में बने एक्ट के तहत। और भूमि संबंधी जो दिल्ली में भूमि के खरीद बिक्री जो संबंधी है वो सारा चीज़ जो है उपराज्यपाल के अधीन आता था। बाकी इसके अलावा जितने भी चीज़ है वो चुनी हुई सरकार जो है वहाँ पर उसके अधीन आता था। लेकिन जो है इस अधिनियम में ये कह दिया गया है कि इसमें क्या होता था कि तालमेल की गड़बड़ी हो जाती थी। यह अधिनियम लागू होने पर अब जो है सभी मामले में उपराज्यपाल की भूमिका होगी। इसका मतलब ये हो गया कि चुनी हुई सरकार जो भी एक्शन लेगा किसी भी मामले में, है ना, छोटे से बड़े कोई भी मामला हो, चाहे वो कोई नया विधि बनाना हो, एक्ट पारित करना हो दिल्ली विधानसभा में, या कोई नया जो है निर्णय लेना हो, उसमें उपराज्यपाल का राय लेना आवश्यक कर दिया गया है।
इसका बहुत सारा विरोध भी हुआ। विपक्षी पार्टी का कहना है तब चुनी हुई सरकार का मतलब क्या हो गया है, ठीक है। तो यही चीज़ है, दलील में यही कहा गया है कि विधेयक 1991 में जो बना था वो उसकी अस्पष्टता को दूर करने एवं अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है और उपराज्यपाल की शक्ति में बढ़ोतरी की गई है। इससे जो है इस तरह का दलील दिया गया है। अगला देखिए, अगला जो नेशनल न्यूज़ है प्रतियोगिता दर्पण मई 2021 के अंतर्गत, तो उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन, मतलब है भाजपा का शासन था उत्तराखंड में पिछले 4 साल से जो है सरकार थी, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, लेकिन अंतिम वर्ष में जो है उनका जो छवि है वो खराब होता चला गया था। तो जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का वो जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत को नियुक्त कर दिया, ठीक है, तीरथ सिंह रावत को नियुक्त कर दिया और उन्होंने 10 मार्च को ही उन्होंने शपथ ली। शपथ कौन दिलाया, तो बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल हैं उनसे वो शपथ लिए और 11 अन्य मंत्री भी शपथ लिया, लेकिन अन्य मंत्रियों का शपथ कब हुआ, तो 12 मार्च को, ठीक है। तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का सीएम चेंज हो गया है ना, बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, बेबी रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई। देखिए ये जो भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग का गठन जो हुआ था, ये जब 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु के सहायक नदियों के बीच में जल का बंटवारा को लेकर के सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसी समझौता के तहत जो है इस तरह का एक आयोग का गठन हुआ था, जो है परमानेंट इंडस कमीशन PIC का गठन हुआ था। ये परमानेंट इंडस कमीशन का काम क्या है कि इसमें जो है समय समय पर प्रत्येक वर्ष में एक बार कम से कम बैठक होता है। उसमें से भारत के एक सिंधु जल कमिश्नर और पाकिस्तान के सिंधु जल कमिश्नर अपने अपने दल के साथ मीटिंग करते हैं और दोनों जो है सिंधु और उनके सहायक नदियों पर हो रहे जितने भी परियोजनाओं संबंधी कार्यों पर निगरानी रखता है। कौन कितना जल खपत कर रहा है इस पर निगरानी रखने का काम यह आयोग करता है ना, परमानेंट इंडस कमीशन PIC। तो ये जो है इसका जो है मीटिंग 23 से 24 मार्च को बैठक हुई दिल्ली में, है ना। सिंधु जल बंटवारे को लेकर के जो है इस आयोग का गठन हुआ था। 1960 के सिंधु समझौता के तहत इसका गठन हुआ था, ये चीज़ अभी बता चुके। अब देखिए इसका कार्य क्या है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल वितरण पर उचित निगरानी रखना। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, ठीक है। सिंधु है मेन नदी और उसका जो और भी 5 नदी है सहायक, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। तो इन सारी नदियों को सिंधु और सिंधु का सहायक नदी कहते हैं। इन सिंधु और उनके सहायक नदियों में जल का जो बंटवारा हुआ है उसमें ये हुआ है कि जो उसमें जो सिंधु, झेलम, चेनाब का जो पानी का प्रयोग है वो पाकिस्तान प्राप्त करता है जो है, और ब्यास, रावी, सतलज का पानी का प्रयोग भारत करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोनों ही मीटिंग करके दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर निगरानी रखता है। सिंधु जल समझौता के तहत PIC की जो बैठक जो है वर्ष में कम से कम एक बार करने की व्यवस्था है ना, प्रावधान है। लेकिन पिछली बैठक 2018 अगस्त में हुई थी, उसके बाद लाहौर में हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई। इसके पीछे रीज़न है कि जब पुलवामा घटना हुआ था उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध गड़बड़ा गए थे, यहाँ तक कि दोनों देश अपने अपने उच्चायुक्त को अपने अपने देश बुला लिया था। उसके बाद 2020 में जो है यह मीटिंग होने वाली थी, लेकिन 2020 में जो है कोरोना पैंडेमिक को लेकर के ये स्थगित हो गया। 2020 में पाकिस्तान चाहता था कि अटारी बॉर्डर पर यह मीटिंग हो जाए, लेकिन भारत जो है पैंडेमिक को लेकर के इस मीटिंग को स्थगित कर दिया। तो ये है, तो इस बैठक में क्या हुआ, तो भारत के तरफ से जो नेतृत्व किया PK सक्सेना, है ना। PK सक्सेना ये है भारत सिंधु जल आयुक्त, है ना, जिस सिंधु जल कमिश्नर इंडिया का। और पाकिस्तान की तरफ से जो नेतृत्व किया वो क्या, सैयद मोहम्मद मेहर अली ये है सिंधु जल आयुक्त, ये भी सिंधु जल कमिश्नर है पाकिस्तान का, और अपना PK सक्सेना सिंधु जल कमिश्नर है इंडिया का। ये दोनों के बीच में जो है ये मीटिंग हुआ, और ये मीटिंग में जो है पाकिस्तान जो है भारत के कुछ परियोजनाओं पर आपत्ति जताया, है ना। वो कौन सी परियोजना है उसको देख लीजिए। तो कौन सी परियोजना है, तो उस जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताया, तो ये परियोजना का नाम कभी कभी हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये आपत्ति जताया अभी हाल फिलहाल में ये मीटिंग हुआ है ना, PIC का मीटिंग। तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान की आपत्तियाँ रही
पाकल डल जल विद्युत परियोजना पर आपत्तियां रही, जो कि 1000 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, भारत सरकार का प्रस्तावित परियोजना है, इस पर काम चल रहा है। ये जो परियोजना है आपका मुरुशुदर नदी पर है। ये मुरुशुदर नदी जो है चेनाब नदी का सहायक नदी है। चेनाब नदी का एक छोटा सा नदी है मुरुशुदर, जो कि चेनाब नदी में मिलती है। मुरुशुदर नदी पर यह परियोजना बनना है, मतलब बन रहा है। इसका भारत का प्रस्तावित है पाकल डल जल विद्युत परियोजना। किश्तवाड़ जिले में यह पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो इस परियोजना पर पाकिस्तान को आपत्ति है। उसका कहना है कि चिनाब का जल हम प्रयोग करेंगे तो आप चिनाब के सहायक नदी पर ये क्यों बना रहे हैं। दूसरा जो आपत्ति है लोअर कलनाई जल विद्युत परियोजना, जो कि 48 मेगावाट का है ना। लोअर ये भी कश्मीर में ही है। ठीक है, कश्मीर में ही है। भारत ने इस परियोजना का उचित करार दिया। हालांकि पाकिस्तान जो है इस पर आपत्ति जताया, तो भारत अपना दलील दिया, कहा कि नहीं ये इस पर मेरा अधिकार है, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र में हम अपने रीजन में बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये हुआ। जम्मू एंड कश्मीर और लेह के संयुक्त मतलब यूटीज बनने के बाद, यूटीज मतलब है ना केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है जिन जिन परियोजनाओं को भारत मंजूरी दिया है उसकी भी लेखा जोखा पाकिस्तान ने मांगा। तो पाकिस्तान मांगा तो इसके लेखा जोखा में इंडिया ने जवाब दिया कि हम जो है जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के क्षेत्र में हम कौन कौन सा परियोजना बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको परियोजना बना रहे हैं, तो उसका नाम देख लीजिए, कुछ ध्यान में रखिएगा। कम से कम परियोजना का नाम पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कि जो है कौन सा परियोजना कहाँ है। तो देखिए, तो दुर्बुक श्योक परियोजना 19 मेगावाट का है, ये लेह में है। लेह में भारत का ये परियोजना है दुर्बुक श्योक परियोजना। सांकू परियोजना बिजली परियोजना है 18.5 मेगावाट का, ये भी लेह में है। नीमू चिलिंग परियोजना 24 मेगावाट का, ये भी लेह में है। रोंगदो परियोजना 12 मेगावाट। रत्ननाग परियोजना 10.5 मेगावाट, ये भी लेह में है। ठीक है, तो इस तरह का ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह का छोटा नाम भी पूछ दिया जाता है। बोलेगा रोंगदो परियोजना कहाँ पर है, रोंगदो बिजली परियोजना कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से रत्ननाग परियोजना भी जो है वहीं लेह लद्दाख के क्षेत्र में है। मांगदुम सांगरा परियोजना जो है ये भी कारगिल क्षेत्र में है। मांगदुम सांगरा परियोजना 19 मेगावाट का। तमास परियोजना जो है, देखिए तमास परियोजना 12 मेगावाट का। कारगिल हंडरमैन परियोजना 25 मेगावाट का। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ परियोजना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम में फ्रांस से राफेल विमान भारत को प्राप्त। तो राफेल भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल विमान का करार हुआ है। ये करार सितंबर 2016 में हुआ था। निर्माता कंपनी राफेल विमान का जो निर्माता कंपनी है वो है डसाल्ट एविएशन के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है। फ्रांस की कंपनी है, डसाल्ट एविएशन के द्वारा इस राफेल विमान को, ये फाइटर प्लेन है। 36 फाइटर प्लेन जो है लेना है। इसके लिए जो है कितना फाइटर प्लेन अभी तक भारत आ चुका है, तो देखिए इसमें 2023 तक 36 राफेल विमान भारत को देगा वो फ्रांस। ठीक है, जिसमें 29 अगस्त 2020 को पहला 5 विमान प्राप्त हुआ फाइटर प्लेन राफेल का। 30 नवंबर 2020 को 3, 27 जनवरी 2021 को 3, 31 मार्च 2021 को 3 विमान। तो कुल मिलाकर के अभी तक में जो मिला है वो मिला है 14 विमान मिल गया है। 36 में से 14 विमान मिल गया है अब, और बाकी है। और ये भी कहा गया कि अप्रैल के अंत तक में 7 विमान और जो है भारत को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 2023 तक में 36 विमान को भारत को आना है राफेल। अब देखिए अगला एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेना को दूध आपूर्ति करने वाली 132 साल पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा बंद हो गया। ये मिलिट्री फार्म जो है पहली बार 1889 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है सैनिकों को दूध आपूर्ति के लिए जो है ये गठन किया गया था पहली बार इलाहाबाद में 1889 में। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने कुल 130 मिलिट्री डेयरी फार्म बनाया था। इसी के तहत वो 130 मिलिट्री पहला इलाहाबाद में हुआ था 1889 में। उसके बाद जो है ब्रिटिशों ने 130 मिलिट्री डेयरी फार्म बनाया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो ये समझिए। आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि उस समय जो छावनी होते थे सैनिकों का जो है ब्रिटिश काल में, वो दूरगाम क्षेत्र में होती थी, गाँव के क्षेत्र में होती थी। वहाँ पर दूध की कमियाँ होती थी। दूध जो है एक सैनिकों को उपलब्ध नहीं हो पाता था, बाज़ार से दूर होता था। तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो है डेयरी फार्म बना दिया जाता था और उस डेयरी से जो है दूध आपूर्ति होती थी छावनी को, सैनिकों के लिए।
तो अब लेकिन वो औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो है जितना भी छावनी है वो बाज़ार से नज़दीक है, बाज़ार की उपलब्धता है वहाँ पर, तो और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया था, उसको मेंटेनेंस करना ज़्यादा खर्च होता था, तो इसलिए जो है इसको बंद करने का निर्णय लिया गया। बंद करने का जो है इसको निर्णय लिया गया। तो 132 साल पुरानी मिलिट्री डेयरी फार्म को जो है 130 मिलिट्री फार्म डेयरी फार्म को समाप्त कर दिया गया। लगभग इसमें प्रत्येक वर्ष जो है 250 करोड़ रुपया खर्च होता था, वो भी उस बचेगा तो वो अन्य काम में लगेगा। अब इसका क्या होगा, जो गाय वगैरह जो भी इतना था 130 फार्म में, तो उसका जो 130 फार्म का गाय किसको दिया जाएगा, तो केंद्र सरकार के अन्य डेयरी फार्म को गाय सौंप दिया जाएगा रियायत कीमत पर। और जो कर्मचारी लोग इसमें थे, वो कर्मचारी को जो जिस डिपार्टमेंट को गाय सौंपा जाएगा उसी डिपार्टमेंट को कर्मचारी भी उस सेवा में वो चला जाएगा, नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको समाप्त कर दिया गया। 132 साल पुराने मिलिट्री फार्म सेवा को बंद कर दिया गया। तो ये थी आपका जो है नेशनल इशूज़ प्रतियोगिता दर्पण मई का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद फिर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य और जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है विविध खंड, ठीक, खेल वगैरह ये सब भी देखेंगे। विविध में खेल आ जाता है, ये सब स्पोर्ट्स है, नियुक्ति है, ये सब है ना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।